अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उसामा मालिक है एंड आई एम एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट्स। साथ ही साथ आई हैव बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लीगल एजुकेशन कमेटी ऑफ द पंजाब बार काउंसिल लाहौर डिवीजन। टॉपिक पे आने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा जो आज हौलनाक हादसा हुआ है कराची में, जिसमें पीआईए की परवाज़ क्रैश कर गई एक आबादी वाले इलाके में। उस पे हमारी पूरी टीम को और पूरे मुल्क को बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, और जो लोग दुनिया से चले गए इस हादसे के नतीजे में, उनको अल्लाह मियाँ अपने जवाज़ रहमत में जगह अता फ़रमाए और उनकी मग़फ़िरत करे। और काफ़ी ज़्यादा लोग न्यूज़ यही आ रही हैं कि वो जो है अभी तक हॉस्पिटल में और क्रिटिकल कंडीशन में है। तो उन सब की सेहतयाबी के लिए हमारी पूरी टीम और पूरा मुल्क जो है दुआएँ कर रहा है, और हम सबको मिलके उनकी सेहतयाबी के लिए जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो होना चाहिए। अब टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ऑन द लॉ ऑफ बेल, और इसको देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब। थोड़ा-सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ इस सीरीज़ का और इस लेक्चर के मकसद का, जो कि पंजाब बार काउंसिल के पैट्रनेज में हो रहा है। जैसा कि सबको पता है कि बार काउंसिल्स का मेन काम होता है कि वकला की और स्पेशली यंग वकीलों की वो ट्रेनिंग करें और उनको अप टू डेट रखें रखें विद द लीगल नॉलेज एंड विद द लीगल डेवलपमेंट्स। लेकिन हमने देखा इन द पास्ट मैनी इयर्स इस तरह नहीं होता आया, और ये वाला जो एस्पेक्ट है बार काउंसिल्स के मैंडेट का, इसको इग्नोर किया गया है। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि इस तरह की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज शुरू की गई है, क्योंकि फिजिकल लेक्चर्स इन द करंट सिचुएशन बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल वो मुमकिन नहीं है। प्लान तो हमारा यही था कि हम फिजिकल लेक्चर शुरू करवाएं, लेकिन वो अभी हमारी जितनी भी स्टेक होल्डर से बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि अभी ये मुमकिन नहीं है। तो इन द मीन वाइल ये हमने ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो जिसने फराहम की है वो आज़म नज़ीर तारर साहब, जो कि चेयरमैन है लीगल एजुकेशन पाकिस्तान बार काउंसिल के, और मुनीर हुसैन भट्टी साहब, जो कि चेयरमैन है लीगल एजुकेशन पंजाब बार काउंसिल के। इन दोनों की सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन ना होता। तो आज के हमारे गेस्ट का मैं थोड़ा-सा तारुफ कराता चलूँ। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे ख्याल से इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिमिनल लॉयर्स इन द कंट्री। और आफ्टर डूइंग हिज एलएलबी फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बार एट लॉ फ्रॉम इंग्लैंड, ये पाकिस्तान आए और इन्होंने अपनी क्रिमिनल वकालत का आगाज़ यहाँ से शुरू किया, और अब तक इन्होंने लगभग कोई 2000 क्रिमिनल अपील्स जो हैं और क्रिमिनल केसेस जो हैं वो इन्होंने कंटेस्ट किए हैं। तो साथ ही साथ मैं ये बताना चलूँ कि दिस इज़ द सेकंड लेक्चर, क्योंकि पिछला भी लेक्चर हमने किया था इसी टॉपिक पे, लेकिन क्योंकि इन कनेक्टिविटी इश्यूज़ और इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से वॉइस में मसला आ रहा था, और काफ़ी ज़्यादा जो हमारे सुनने वाले हैं, जो स्पेशली यंग लॉयर्स हैं, वो सही तरह उस लेक्चर को फॉलो नहीं कर सके थे। तो इसी वजह से थैंक्स टू सलमान साहब की वंस अगेन गिव अस द टाइम कि हम दोबारा से इनसे बात कर सकें, और इस बार उम्मीद करते हैं कि कोई उस तरह का कनेक्टिविटी इश्यूज़ नहीं आएगा, और अगर आया भी तो वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। जी सलमान साहब, ओवर टू यू। Bismillahirrahmanirrahim. Usama, thank you very much for having me again on your program. सबसे पहले तो like you said, आज का दिन बड़ा tragic indeed और very upsetting and disturbing what has happened soon after Jummah prayers today. आज जुमातुल विदा भी थी और उसके बाद ये tragic वाकया बड़ा painful, बड़ा दर्दनाक, और अभी तक जैसे कहते हैं ना मेंटली तौर पे हम संभल नहीं सके। टेलीविजन पे न्यूज आ रही हैं और ये भी नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकल के प्लेन क्रैश के अंदर कुछ लोग जो हैं वो लकीली दे सर्वाइव्ड। सो ऑल द प्रेयर्स फॉर दी सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स, और जिनके ये नुकसान हुए हैं आज वो तो अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और जो लोग वफात पा गए हैं आमीन। उनके लिए उनके दर्जात जो है वो बुलंद किए जाएं। अ, आपका बहुत शुक्रिया, टीम कानून दान का, सलमान मान साहब और उनकी टीम का बहुत शुक्रिया फॉर कवरिंग दिस लेक्चर। आई डू अपोलोजाइज एंड आई ऑल्सो रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू द व्यूअर्स ऑन द लास्ट ओकेजन। काफी लोग इसको ऑनलाइन व्यू कर रहे थे लेक्चर को, और साथ ही साथ में उनकी कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई कि वो पिक्चर भी और साउंड क्वालिटी वो कोई बहुत जबरदस्त नहीं थी। आजम नजीर तार साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, मुनीर हुसैन भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, और आपके इस इनिशिएटिव को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा, स्पेशली इन दिनों में जब ये फीलिंग्स आ रही हो कि हम घरों में बैठ के इंटेलेक्चुअली कहीं खुदा ना खास्ता रस्टी ना हो जाए, और अपने काम से हम दूर हैं, कोर्ट से हम दूर हैं, किताबों से हम दूर हैं। तो ये ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जो है, जो दूर पार के लोग होते हैं उनके लिए बड़ा ये फायदेमंद होता है। मैं स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, मैं कोई बहुत रेगुलर ऑनलाइन लेक्चर्स तो नहीं करता मैं, मगर इससे पहले
बैरिस्टर अहमद कयूम के साथ जो मुझे दो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, एक लॉ ऑफ एडवोकेसी के ऊपर लेक्चर हुआ और एक एफआईआर के ऊपर लेक्चर हुआ, वो आई मस्ट से मेरा नहीं ख्याल था कि उसकी इतना ज्यादा पूरे पाकिस्तान में देखा जाएगा। और लॉयर्स, स्पेशली यंग लॉयर्स, जिनको मैं डेब्यूटेंट्स कहूंगा, जिनके पास जो लाहौर में नहीं होते, जो केपीके हैं फॉर इंस्टेंस, या सिंध में बैठे हुए हैं और रिमोट एरियाज में बैठे हुए हैं, जिनको मौका नहीं मिलता कि वो अच्छे वकला को या अच्छी ड्राफ्टिंग, अच्छी प्लीडिंग्स और कोर्ट्स को वो प्रॉपरली देख सकें, या उनको वो मेंटरशिप या उनको कोचिंग नहीं मिलती, तो उनके लिए ये लेक्चर्स इतने मुफीद साबित हो रहे हैं कि बयान से बाहर है। तो आई होप आज के लेक्चर में भी वी आर एबल टू डू सम जस्टिस टू द टॉपिक लॉ ऑफ बेल है। और आज के इस लेक्चर में मैंने सोचा ये है कि लॉ ऑफ बेल में कुछ टिप्स जो हैं वो दी जाएं, वो ड्राफ्टिंग ऑफ बेल एप्लीकेशन के हवाले से भी दी जाएं, और साथ साथ आर्ग्यूइंग बेल एप्लीकेशन के लिए भी कुछ जो है वो टिप्स दी जाएं टू द व्यूअर्स एंड टू द यंग लॉयर्स। मगर मैं बिफोर आई स्टार्ट ऑन द टॉपिक एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा, एंड देन आई वुड लाइक टू टेक योर क्वेश्चन। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि क्रिमिनल प्रैक्टिस कहा तो यही जाता है कि क्रिमिनल प्रैक्टिस इज नॉट that vast as civil is, which is undeniably true। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि चाहे सिविल की वकालत हो या क्रिमिनल की का शोबा हो, उस्ताद का होना और किसी मेंटर का होना और किसी से कोचिंग प्रॉपरली लेना या अप्रेंटिसशिप के बगैर ये कदम उठाना जो वकालत का, ये बड़ा मुश्किल काम है। आजकल बड़े पॉपुलर ट्रेंड्स चले हुए हैं, और मैं अब ये कहता हूँ कि प्रिडिक्शन जो की जाती हैं वो अक्सर दुरुस्त ही होती हैं। आजकल अब अरूज पे हैं, सियासत को शॉर्टकट समझा जा रहा है कि सियासत की सीढ़ी को चढ़ के तो कामयाबी भी आएगी और पैसे भी आएंगे, बट आई डोंट थिंक कि इन द लॉन्गर रन ये चलने वाला है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बुरे तरीके से तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी, स्पेशली यंगस्टर्स जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो कूद पड़ते हैं सियासत में, कि वो सियासत पे तकिया कर रहे हैं कि वो उनको वो स्टेबिलिटी देगा उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी और उनके करियर में भी, वो नहीं मिलने वाला। इसका कोई नेमो बदल, कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं है। तो देयर आर नो शॉर्टकट्स एंड देयर इज नो शॉर्टकट। और अब टाइम जो है वो उन्हीं लोगों का आना है, और उन्हीं की सदाबहार जो प्रैक्टिस भी जो है वो रहती है, जिनको काम आता है। वो जुमला बड़ा घिसा पिटा है, मगर वो जुमले में वजन है कि काम आता है तो काम आता है। उसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन यही है कि काम आ रहा है तो मजीद काम आता है। मगर काम का आना, और काम का आना, आप अपना पहला केस हाई कोर्ट में आर्ग्यू करें या लोअर कोर्ट में आर्ग्यू करें, आपकी ड्राफ्टिंग देख के, आपकी एडवोकेसी देख के, आपकी केस प्रेजेंटेशन देख के जजेस भी बता देंगे और बायस्टैंडर्स भी बता देंगे कि काम सीखा हुआ है आपने या नहीं। तो मैं ये जरूर यंग लॉयर्स को मैं कहना चाहूंगा आपके इसी प्रोग्राम में कि थोड़ा डर लगता है हमें जब हम इस ट्रेंड को अरूज पाते देख रहे हैं कि जी प्रैक्टिस और हार्ड वर्क को छोड़ें और इलेक्शंस लड़ें और कामयाबी हासिल करें। दिस विल नॉट वर्क, दिस विल कोलैप्स, और इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक। सलमान साहब, टेकिंग द क्यू फ्रॉम व्हाट यू ऑलरेडी सेड, ये जैसे आपने बात की क्रिमिनल की फील्ड जो है, लोग यही बात करते हैं कि इतनी वसी नहीं है और सिविल की ज्यादा वसी है। तो सर, जो नए एंट्रेंट्स होते हैं, जो अभी अभी एलएलबी करके आए होते हैं और जिनका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं होता, जैसे उनके बाप दादा कोई वकील नहीं होते, कोई वकालत के शोबे से जुड़े नहीं होते, तो उनका सबसे अहम सवाल ये होता है कि जी हम किस साइड पे जाएं, कौन से चैम्बर को ज्वाइन करें, आया क्रिमिनल साइड पे जाएं, सिविल साइड पे जाएं, या किस तरह की वकालत हम किस तरफ से शुरू करें। तो टॉपिक से पहले मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह क्रिमिनल प्रैक्टिस में आए और किस तरह आपने सोचा कि मैंने दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, क्रिमिनल साइड पे मैंने आना है। तो ये सर क्या कंसिडरेशंस हैं इसमें? मैं उसामा आपको इसके बड़े ब्रीफ वन लाइनर्स दूंगा। वो लोग जो समझते हैं कि एलएलएम की डिग्री होना या बार लॉ की डिग्री होना इज गारंटी ऑफ सक्सेस, दे आर मिस्टेकन। आप अपने इर्द गिर्द घूम के देख लें, जितने टॉप नॉच, जितने लीडिंग प्रैक्टिशनर्स हैं, जितने लिटिगेंट्स हैं, लिटिगेटर्स हैं, वो ज्यादातर लोकली क्वालिफाइड हैं, उनमें से कोई फॉरेन क्वालिफाइड नहीं है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि जी जो बैरिस्टर है या जो फॉरेन क्वालिफाइड है, नाम तो उसी का पैदा होगा, ये गलत बात। तो यहाँ पर आप, उसकी एक ही टिप है, जस्ट वर्क हार्ड, मेहनत करें, अखबार पढ़ें, अंग्रेजी का अखबार पढ़ें, अपने फोन को और
व्हाट्सएप को और फेसबुक का कम से कम इस्तेमाल करें, और वही कंस्ट्रक्टिव टाइम आप अपना न्यूज़पेपर रीडिंग में और बीबीसी सुने, सीएनएन सुने, आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। हम्म, अब जहां तक सवाल है कि कौन सी प्रैक्टिस करनी है, सिविल करनी है, क्रिमिनल करनी है ड्यूरिंग योर करियर, हम्म, ड्यूरिंग योर लॉ स्कूल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी, आपको समर प्लेसमेंट्स मिलती हैं। हम्म, उसमें आप लॉ चेंबर ज्वाइन करें और अपना एप्टीट्यूड देखें। पहले तो सब्जेक्ट पढ़ते हुए देखें कि आपका जहन किस तरफ है। आपको हम्म, सिविल अपील कर रहा है, आपको अब सिविल में भी आप देखें कितनी फील्ड्स हैं। एक बिल्कुल। वक्त होता था सिर्फ कत्ल गारत के केसेस होते थे, और दूसरी तरफ लैंड हम्म, रेवेन्यू से रिलेटेड जो मामला थे। अब तो इन्वायरमेंटल लॉ है और साइबर इंटेलेक्चुअल क्राइम लॉ है। प्रॉपर्टी है, साइबर क्राइम एंड व्हाट नॉट, हम्म, लॉ एक्सपैंड हो रहा है, और आप हर फील्ड का अब आपको एक्सपर्ट मिल रहा है। हम्म, आप क्रिमिनल में भी देख लें, क्रिमिनल में भी वायलेंट क्राइम के अलहदा हैं, ब्लैस्फेमी के अलहदा हैं, नैब के अलहदा है, एंटी करप्शन के अलहदा है, एंटी टेररिज्म के अलहदा एक्सपर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट के अलहदा एक्सपर्ट्स हैं, हाई कोर्ट के अलहदा हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिटिगेंट्स अलहदा हैं, लिटिगेटर्स अलहदा हैं। सो मैं तो कहूंगा कि क्रिमिनल के अंदर भी पूछा जाता है कि कौन किस फील्ड का स्पेशलिस्ट है। हम्म, तो ये गलत डिसीजन जो यंगस्टर्स लेते हैं, सियासी चेंबर्स ज्वाइन करके, और बाद में रियलाइज करते हैं कि हमारी ट्रेनिंग कोचिंग तो हुई नहीं, हम तो इलेक्शन की कैंपेन ही करते रह गए, वो एक बहुत इरेपरेबल लॉस और ब्लो आपको देता है, आपको आपके करियर में। और दूसरा, जो आप रॉन्ग सिलेक्शन करते हैं, आप एक रेस में दौड़ना शुरू करते हैं, वो रेस वैसे ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है, 2-4 किलोमीटर दौड़ के आप रुक जाते हैं, आप कहते हैं मेरी रेस ही नहीं है, मैंने हम्म, चाय नहीं पीनी, मैंने कॉफी पीनी है। सो हम्म, बी श्योर इन द बिगिनिंग व्हाट यू वांट टू हैव, कावा पीना है, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, एंड ऑर्डर दैट, एंड देन ड्रिंक इट टू द एंड, हैव हम्म, द लास्ट सिप। हम्म, और जब कॉफी खत्म होगी, फिर अल्लाह ताला से दुआ करें, और तो मेरा ख्याल है खैर बरकत होगी। सो कंसिस्टेंसी, इन हम्म, वन वर्ड, इन वन लाइन, मैंने कामयाब इस फील्ड में सिर्फ उसको होते देखा है जो हम्म, अपनी डिलिबरेशंस रेगुलर रखे और कंसिस्टेंट रखे, हम्म, और दिल ना छोड़े। ठीक। कामयाबी के आपको सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अरे सर, चाय कॉफी में आप कश्मीरी चाय भूल गए, वो भी एक ऑप्शन होता है कि कुछ लोग क्या नाम है अपना, उसके साथ सियासत के साथ भी मेरे ख्याल से, मेरा ये मानना है, थोड़ा सा मैं डिस्कशन से ऑफ आ रहा हूँ, कि यंगस्टर्स को बल्कि थोड़ा सा बार पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि जब वो बनेंगे तो तभी रियल चेंज आ सकती है। जो हम बाहर बैठे हुए कह देते हैं जैसे कि ये जी बड़ा गलत हो रहा है और बाहर पॉलिटिक्स में ये है, ये है, ये है, अनलेस एंड अनटिल यू ट्राई टू बिकम पार्ट ऑफ इट एंड ब्रिंग अबाउट सम पॉजिटिव चेंज, तब तक बड़ा मुश्किल है। और ये मैंने अब चीज अपनी मेंटोर बीबी आसमा जहांगीर, अल्लाह उनकी मगफरत जी फरमाए, उनसे बिल्कुल जी। सीखी थी जी कि वो हमेशा कहती थी कि बेटा ये भी करो, लेकिन आपकी पहचान होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल लॉयर, ना कि एज ए सिर्फ आप सियासी वर्कर या सियासी लीडर की तरफ से। तो आई थिंक दोनों चीजों को साथ लेके चलना चाहिए। तो सर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बेल पे आते हैं सर, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताते चलें सर कि ये हिस्ट्री ऑफ बेल, कि ये कहाँ से, एक कॉन्सेप्ट कहाँ से है और उसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, कि ये बेल क्यों यूटिलाइज की जाती है, ये जरा हमारे देखने वालों को जरा इस बारे में बताएं। जी, देखिए लॉ ऑफ बेल, मैं आपको ये बताऊं कि जब आप मेरी जैसे कि मेरा एलएलबी बरतानिया का है, मैंने इंग्लैंड में प्रैक्टिस भी की, तो जी। पाकिस्तान आने के बाद सबसे पहला जो मुझे शॉक मिला वो ये मिला कि मुझे बताया गया कि मर्डर केस में आपने बेल मूव करनी है। मैं हम्म, बड़ा हैरान हुआ कि मर्डर में बेल हो जाती है। हम्म, तो मुझे अपना सेटअप नहीं पता था कि यहाँ पर फॉल्स इम्प्लीकेशन इतनी ह्यूज होती है कि हम्म, मर्डर के केस में बेल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिल्कुल। इसमें जो है ना, वो एज वेल्स इतने ज्यादा होते हैं कि रियल कल्प्रेट या एक्चुअल परपेट्रेटर तो एक आधा होता है, 5-7 या बिला वजह ही हम्म, फॉल्स इम्प्लीकेशन होती है, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उन सबको रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो हम्म, सबसे पहले तो ये कि अगर आप हिस्ट्री पे चले जाएं या फिलोसफी पे चले जाएं बेल की, हम्म, हर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया का वो कहता है कि व्हेनेवर एन इंडिविजुअल इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस, तो हम्म, उसके लिए एक रिलीफ और रिस्पाइट है इन द फॉर्म ऑफ बेल, कि वो बेल अपनी मूव करे। और ये बेल जो स्टेट है वो टेम्परेरी एक रिलीफ प्रोवाइड करती है टू द एप्लीकेंट और टू द पिटिशनर, और उसकी हम्म, कुछ शराइत तय होती हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनको पूरी दुनिया में सिक्योरिटी और श्योरिटी, श्योरिटी आई बॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है। सो हम्म, दिस इज फ्रीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल because हम्म, there is a presumption attached of innocence with every हम्म, individual, और incarceration is viewed as punishment। ये लंबी इनकारसरेशन आपने कर दी, ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, एक शख्स बिहाइंड द बार्स है,
उस पे एक महज इल्जाम है, सो किस हद तक उसको रखा जा सकता है? तो पूरी वेस्ट में आप यूके चले जाएं, यूएस चले जाएं, उन तमाम सिस्टम्स में उन्होंने इसको एक चेकलिस्ट अपनी बनाई होती है, और वो चेकलिस्ट को देखते हैं, और उस चेकलिस्ट पे सबसे उनका जो प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे ऊपर जो सवाल होता है वो ये होता है कि क्या ये शख्स एब्सकॉन्ड तो नहीं कर जाएगा, क्या ये शख्स डिसअपियर तो नहीं हो जाएगा, क्या ये शख्स अपने आप को कंसील तो नहीं करेगा। इसको हम ब्रॉडली स्पीकिंग हम इसको फ्लाइट रिस्क बोलते हैं कि वुड दिस इंडिविजुअल मिस यूज द कंसेशन ऑफ बेल एंड वुड ही डिसअपियर एंड वैनिश फ्रॉम द सीन। सो अब आप यहाँ देख लें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसामा, मैं अब नाम नहीं लेता, मगर बहुत सारे ऐसे बिग विग सेलिब्रिटीज, पाकिस्तान की जानी मानी हस्तियां हैं जो इन्वॉल्व हैं केसेस में, और नैब के केसेस हैं फॉर इंस्टेंस, और उनका गायब होने का कोई खदशा नहीं है, मगर उनको बेल नहीं दी जाती, उनको फिर भी जेल में रखा जाता है। बाहर ये कॉन्सेप्ट है कि अगर तो जुर्म बहुत सीरियस और हेनस नहीं है, और अगर आपने बेल की फैसिलिटी या रिलीफ लेने के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस से इंटरफियर नहीं करना, और विटनेसेस को हरास और इंटिमिडेट नहीं करना, और आपने एविडेंस के साथ टेम्पर नहीं करना, और आपके कोई चांसेस नहीं हैं ऑफ कमिटिंग फर्दर ऑफेंसेस। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक एक खामद अपनी बीवी को मार देता है फॉर इंस्टेंस, उसको शुबा होता है कि उसकी बीवी के ताल्लुकात नाजायज ताल्लुकात हैं, और मेयर सस्पिशन ऑनर किलिंग पे वो बीवी मार देता है। अब देखिए, जो जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो ज्यूरिस्ट हैं, जो क्रिमिनल लॉ को समझते हैं, वो कहेंगे कि इसको बेल दे दो, मगर एक लड़का जो 3 लाख रुपए रैंसम लेता है, वो किसी का वो सुपारी लेता है और कहता है कि मैं किसी को भी मार दूंगा, यू गिव मी एन इंसेंटिव, ही इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी एंड टू द कम्युनिटी। सो आप उस बंदे की बेल लेते हुए ज्यादा इंक्लाइंड होंगे जिसने अपनी बीवी को मारा है, बजाय उसके जो एक टेररिस्ट है, या जो 2-3 लाख रुपए के पीछे किसी का भी दुश्मन बन सकता है। सो every case has its own unique peculiar circumstances, और लॉ ऑफ बेल को अगर आप देखेंगे तो इसमें इतना डिस्क्रेशन है और इतना माइंड अप्लाई किया जाता है। और आज के लेक्चर में बात यही करनी है कि ऐसी रिलीफ और ऐसा केस जिसमें इतना माइंड अप्लाई करने की जरूरत होती है, क्विक माइंड अप्लाई करने की जरूरत होती है, वहां बिल्कुल माइंड अप्लाई नहीं किया जाता। या आपने मुझसे सवाल पूछना है कि माइंड, या आपने क्यों कहा कि माइंड क्यों नहीं अप्लाई किया जाता, ना केस लिखते हुए, ना केस आर्ग्यू करते हुए, और लोअर कोर्ट्स पे ना जजेस सुनते हुए इतना माइंड अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि ये फ्रीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल है, सब्जेक्ट टू फर्निशिंग बेल बॉन्ड और सिक्योरिटी, डेजिग्नेटेड टाइम और प्लेस पे आपको शो अप करना है जब आपको कोर्ट बुलाएगी, एज एंड व्हेन आपने पेश होना है, और ये आपका फंडामेंटल राइट है। यू प्रिजम्पशन है आपके साथ, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। पूरी दुनिया का वही है, और वही कॉन्सेप्ट पाकिस्तान ने अपने लॉज में जो है वो इनकॉर्पोरेट किया और इम्पोर्ट किया। ठीक, सर पाकिस्तानी लॉज की बात हुई, तो जरा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताते चलें कि लॉ ऑफ बेल पाकिस्तान में इसकी प्रोविजंस जो हैं वो किस सेक्शन के तहत होती है और कौन से स्टैट्यूट के अंडर होती है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल भी मैं चाहूंगा कि आप साथ साथ बता दें कि किस तरह की डिफरेंट बेल्स होती हैं जो कि क्लाइंट अपने वकील के थ्रू हासिल कर सकता है, और अंडर विच प्रोविजंस ऑफ लॉ वो हासिल कर सकता है। देखिए, पाकिस्तानी लॉ में तो कुछ ऐसी प्रोविजंस मौजूद हैं जो कि शायद बेल की ऐसी ग्रांट और ऐसी फैसिलिटी शायद किसी और जुरिस्डिक्शन में आपको ना मिले। फॉर इंस्टेंस, हमारे पास अगर 5-6 कैटेगरीज हैं जिनको मैं बताऊं, आप जमानत कबल अस गिरफ्तारी भी ले सकते हैं जिसको प्री अरेस्ट बेल कहते हैं, आप इनेबलिंग बेल भी ले सकते हैं, प्रोटेक्टिव बेल भी ले सकते हैं। अगर आपको खदशा है, अगर आप एक सूबे में और आपने दूसरे सूबे में जाना है तो आप वो भी ले सकते हैं। सो जो ब्रॉड डिस्टिंक्शन है हमारे पास, ब्रॉड डिस्टिंक्शन वो दो है, वो प्री अरेस्ट बेल है और वो पोस्ट अरेस्ट बेल है। प्री अरेस्ट बेल के प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस टोटली डिफरेंट है, पोस्ट अरेस्ट बेल की गाइडलाइंस टोटली डिफरेंट है। और आज मैं उसामा आपको ये बताता चलूं कि टुवर्ड्स द एंड वो कहते हैं ना कि व्यूअर्स के लिए, यंग लॉयर्स के लिए तोहफा क्या है देने के लिए आपके पास कोरोना के डेज में। सो आई डू हैव अ स्मॉल प्रेजेंट एंड अ गिफ्ट
और वो स्मॉल प्रेजेंट गिफ्ट ये है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी अगर कोई चीज चुराने का दिल करता है तो वो क्या है, तो मेरा ये ऑन अ वेरी लाइट नोट कन्फेशन है कि मैं चाहता हूँ आसिफ सईद खान खोसा साहब, हमारे चीफ जस्टिस साहब की केस लॉ की डायरी मिल जाए, उसमें बड़ा खजाना है। सही उसमें बात। हर चीज का जवाब होता है। खोसा साहब के हम्म, पास वो डायरी खुलती है और हम्म, उसमें से वो एक केस लॉ दिखा दिया जाता है। हम्म, तो मैंने जो अपनी एक नाकस एक मेरी एफर्ट है 20 सालों से, जो मैंने अपनी केस लॉ की डायरी बनाई, उसमें से मैंने चंद एक बड़ी जबरदस्त जजमेंट्स प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से, प्री अरेस्ट के हवाले से, पोस्ट अरेस्ट के हवाले से, तारिक बशीर केस के प्रिंसिपल्स हैं, हम्म, प्री अरेस्ट की क्या कंसिडरेशंस हैं, उसके हम्म, बाद चालान सबमिट हो जाए तो क्या पोजीशन है, मेडिकल ग्राउंड्स पे क्या सिचुएशन। हम्म, सो एक पूरी वैरायटी है जो कि मैं आपको बाद में प्रोग्राम के एंड होने पर मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं चाहता हूं ठीक। कि आप वो केस लॉ प्लीज जरूर अपलोड करें फॉर योर हम्म, व्यूअर्स, ताकि वो उस बिल्कुल केस लॉ को देखें और उससे मुस्तफीद हों। प्री ठीक। अरेस्ट बेल सर, प्री अरेस्ट बेल ब्रॉड प्रिंसिपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है हम्म, फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। हम्म, अगर आपने प्रोटेक्टिव बेल लेनी है तो आप 498 में जाएंगे, रेड विद 561। हम्म, और आप ये प्रोटेक्टिव बेल आपको हाई कोर्ट भी देती है। आपको एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने के लिए विद इन दी प्रोविंस जरा डिफिकल्ट हो जाती है। पंजाब से आपने केपीके जाना है, केपीके से आपने सिंध जाना है, तो जजेस इनकरेज करते हैं। बल्कि मैं एक ऐसी रिलीफ भी है जो कि पंजाब के लॉयर्स मुझसे पूछते हैं अक्सर, और मैं ये केस लॉ उनसे शेयर भी करता हूँ, अपने फैसले शेयर करता हूँ। ये रिलीफ पहली दफा ट्राई की फॉर जनरल परवेज मुशर्रफ, और वो थी प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल। अगर इंडिविजुअल मौजूद भी ना हो, उसकी मुल्क में भी ना फिजिकल हो। प्रेजेंस में, मुल्क में भी ना हो, तो उसके आने से हम्म, पहले क्या बेल हो सकती है? हम्म, तो दी आंसर इज यस। मगर हम्म, ये अनफॉर्चुनेटली लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब और इस्लामाबाद, यहाँ पर ये प्रैक्टिस इतनी स्पेरिंगली यूज नहीं हो रही। और मैंने अनफॉर्चुनेटली का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया उसामा, हम्म, कि अगर एक शख्स को आप इनकरेज क्यों नहीं करते कि एक शख्स वापस आए और सिस्टम में ज्वाइन करे? अगर आप खुदा ना खास्ता मुद्दई हैं केस के, तो आप कितने ग्रीव्ड और फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि जी मुलजिम तो बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है। अगर हम्म, मुलजिम ताउन करे, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं अपनी बेगुनाही साबित करता हूँ, मैं सिस्टम में आना चाहता हूँ, मैं फेस करना चाहता हूँ क्रिमिनल चार्जेस को, तो उसको क्यों ना इनकरेज किया जाए? सो ये एक बड़ी नोबल और रिच ट्रेडिशन है। सिंध हाई कोर्ट बहुत इसको खुले दिल से ये रिलीफ एक्सटेंड करता है। और हम्म, मैं आई होप एंड आई प्रे कि ये रिलीफ, क्योंकि बेशुमार आप देख लें, लंदन आप देख लें, दुबई देख लें आप, वो हमारे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से भरा हुआ है। हम्म, तो सबसे पहला इन्फ्लुएंशियल बंदा तो सबसे पहला ये काम करता है, वो जैसे ही इन्वॉल्व होता है वो रात की फ्लाइट से दुबई निकल जाता है और फिर वो हम्म, वापस नहीं आता। और फिर वो वहां से वकला को फोन करता है, जी मैंने बेल लेनी है और मैंने आना है। और दिक्कत ये हो गई कि मेरा नाम ईसीएल पे भी आ गया है, हम्म, तो मैं तो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाऊंगा। तो ये मुमकिन है कि एक शख्स मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, तो आप हाई कोर्ट से ऑर्डर्स आप सीख करें, और आप उन ऑर्डर्स में अपना बोर्डिंग पास लगाएं, अपनी फ्लाइट की डिटेल्स लिखें। आपको प्रॉपर बेल जो है वो दी जाएगी, और उसमें आपको आपकी फ्लाइट का, आपका अराइवल और एयरपोर्ट अथॉरिटीज को भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इस हम्म, शख्स को फैसिलिटेट किया जाए कि ये कोर्ट तक अपनी रसाई हासिल करे, और ये हम्म, जो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है, ये इसको मौका मिलना चाहिए। सो हम्म, हर वो इंडिविजुअल हम्म, जो मुल्क से बाहर है, उसके लिए प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल, जिसको हम इनेबलिंग बेल भी करते हैं, मुझे इनेबल किया जाए कि मैं कोर्ट के सामने पेश हो चुकूं सकूं, तो हम्म, ये प्रैक्टिस हो रही है, हमने की है। सो जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बेल हैं उसमें या काइंड्स ऑफ बेल है, उसमें प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल है, उसमें प्रोटेक्टिव बेल है, उसमें प्री अरेस्ट बेल है। प्री हम्म, अरेस्ट बेल में आपको अल्टीरियर मोटिव और मेला फीडे आपको साबित करनी होती है। 498 में आप ये बेल अप्लाई करते हैं, और इसके ड्राफ्टिंग के असूल हम्म, और इसके आर्ग्यू करने के असूल बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर आपको एक दफा प्री अरेस्ट बेल आप अपनी मूव करें कोर्ट ऑफ सेशंस में या हाई कोर्ट, और आपको इंटरिम बेल अलाउ हो, तो उस हम्म, टाइम को और अपने क्लाइंट को स्ट्रांगली एडवाइस करें कि अब तुम तफ्तीश ज्वाइन करो और अपनी तफ्तीश में अपनी बेगुनाही साबित करो। और हम्म, बेगुनाही अगर साबित होगी तो आपको उससे बड़ा फायदा होगा, आप बेल को विड्रॉ कर सकते हैं, या हम्म, आपकी मेरिट्स के ऊपर भी बेल जो है वो आपको ग्रांट की जा सकती है अगर आपकी फेवर में कुछ एविडेंस सामने आ जाता है।
तो अभी ठीक। तक मैंने आपको प्री अरेस्ट तक की सारी स्टेजेस बता दी है, पोस्ट अरेस्ट पर अभी बात मैंने नहीं आपको बताई, जहां पर आप स्पेशल लॉज भी आपने देखने हैं। जी। आपके पास एंटी टेररिज्म के लॉज हैं, आपके पास दहशत गर्दी है, आपके पास अकाउंटेबिलिटी लॉज हैं। अकाउंटेबिलिटी लॉज की तो बेल की नीचे तो पावर्स ही नहीं है, 199 में आप डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेल आप सीख बिल्कुल। करते हैं, मगर प्रिंसिपल्स वही हैं। यहाँ पर दो तीन प्रिंसिपल्स हैं कि आप फर्दर इंक्वायरी पर आ रहे हैं या आप किसी और ग्राउंड पर जो है वो अपनी बेल। कोई आपके पास सवाल है तो आप सवाल पूछें, फिर मैं आगे अरे सर, गुफ्तगू मैं को लेकर मैं मैं चलता हूँ। पूछना ये चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं बेल की, स्पेशल लॉज के अंडर, और एफआईए का लॉ है, नैब का लॉ है, डिफरेंट लॉज हैं। तो ये आप मुझे बता दी, जैसे एक यंग लॉयर जिसके पास आया है एक बेल का केस, उसका क्लाइंट किसी, लेट्स सपोज, चोरी के मुकदमे में, वो कहते जी बेल करा दे मेरी, तो वो आप मुझे बताएं कि एक यंग वकील को कैसे पता चलेगा कि कौन से कोर्ट में उसने बेल मूव करनी है और किस कोर्ट में उसकी जुरिस्डिक्शन है, आया हाई कोर्ट में करनी है, सेशन कोर्ट में करनी है, मजिस्ट्रेट के पास करनी उसामा, यंग लॉयर्स की ये खुशकिस्मती भी है कि सबसे पहला ब्रीफ जो उनके हाथ लग सकता है और लगता है है? वो बेल एप्लीकेशन। हम्म, मगर ये अफसोस की बात ये है कि अगर वो प्रॉपर गाइडेंस, कोचिंग या मेहनत के बगैर या उस्तादी शागिर्दी के बगैर अगर वो बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे तो उसके फिर नताइज अच्छे नहीं होंगे। हमारे बिल्कुल। पास ऐसे केसेस भी हैं जहां पर, अब आपको मालूम है, जिनको अब जिम्नियां बोलते हैं, केस हाँ, डायरीज बोलते हैं, हाँ, ऐसे इंस्टेंसेस भी मौजूद हैं कि बेल एप्लीकेशन में वकील साहब कहते हैं जी एनेक्स्चर ए मेरा जिमनी लगाइए, मैंने जिमनी पढ़ लें। तो वो हाँ। जज साहब कहते हैं आप ही के ऊपर पर्चा ना हो जाए कि आपने जिमनी कैसे जर्नी हासिल कैसे की है, लगाई है? लगाइए, हम्म, जिमनी कैसे लगाई। तो हम्म, बात ये है कि बेल एप्लीकेशन काबू करना किसी भी लॉयर के लिए ये बड़ा आसान काम है। और मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो अगर तो आप उस पिटिशन को या उस एप्लीकेशन को हाथ तब डालें अगर आप समझते हैं कि आप तैयार हैं टू डू जस्टिस विद द ब्रीफ। हम्म, आपको कमांड भी है और आपको समझ भी है और आप इंसाफ भी करेंगे। हेस्ट में बेल एप्लीकेशन कभी भी मूव ना करें हम्म, आप। और मैंने देखा है हमारी बार में इतने सपोर्टिंग रोल है सीनियर्स का, और कोई कंजूसी नहीं करता, बड़े खुले दिल से हम्म, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। आप किसी को रोक के पूछ लें जी मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे गाइड करें, मुझे रहनुमाई करें। बिल्कुल। सबसे पहली बात यह कि जो आपका मेजर एक्ट के अंदर जो एक शेड्यूल दिया हुआ है, स्केड्यूल दिया गया हुआ है, हम्म, उससे आपको अनॉर्मस गाइडेंस आपको वहां से मिल जाती है। उस हम्म, शेड्यूल में जुर्म लिखा हुआ है, जुर्म की नौयत लिखी हुई है, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, उसकी पनिशमेंट लिखी हुई है, वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। हम्म, आप केस लॉ में पढ़ेंगे, आप उसकी सेंटेंस को देखेंगे, आपको पता लगेगा वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है या नहीं करता। और उसी स्केड्यूल के एंड में ये भी लिखा हुआ है कि ये बेल आपने कहाँ मूव करनी है। अब हम्म, जैसे प्री अरेस्ट बेल की पावर्स मैजिस्ट्रेट साहब के पास है ही नहीं। प्री ठीक। अरेस्ट की पावर्स जो हैं, प्री अरेस्ट की पावर्स जो हैं वो हैं ही कोर्ट ऑफ सेशंस के पास। हम्म, सो आपके पास ये जो शेड्यूल है, मगर वो हम्म। अक्सर शेड्यूल जो है वो थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है। मैंने देखा है बाज सेकंड मेजर स्केड्यूल की आप एक्ट्स के बात अंदर। कर रहे जी एग्जैक्टली exactly. हैं? आप शेड्यूल खोलेंगे तो शेड्यूल के अंदर आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सो हम्म, आपने, अगर मेरे पास एक जुर्म आता है सर, मैं सबसे पहले मेरी जो चेक लिस्ट है, मैं जरा वो अब इमेजिन करके मैं आपसे वो शेयर कर लूं। हम्म, व्हाट आई वुड डू, अक्सर होता ये है कि अक्सर लॉयर्स के पास एक ही डॉक्यूमेंट होता है जिससे उन्होंने बेल एप्लीकेशन मूव करनी होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। हम्म, सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का पोस्टमार्टम अच्छे से कर लेना is the first exercise which a lawyer must undertake. So हम्म, जब मैं एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को देखता हूं तो सबसे पहले तो आप अपना परफॉर्मा बना लें, और उस परफॉर्मे में आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डाल दें, और उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में ऑफ कोर्स केस एफआईआर नंबर, योर पुलिस स्टेशन, डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस, डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट, ऑफेंस। ऑफेंस को 3 दफा पढ़ें, वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है, नॉन प्रोहिबिटरी में करता है, उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, उसके हम्म, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कंप्लेनेंट कौन है, व्हाई हैज ही इम्प्लीकेटेड यू, व्हाट इज हिज रोल। आपने बेल एप्लीकेशन में अब ये ये मैंडेटरी है मिस्टर जस्टिस
ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब के दौर में ये हो गया था कि आपने मुदई के बगैर जो है ना वो मैच नहीं खेलना, आपने मुदई को बुला के ये मैच खेलना है। और आप ये भी उसामा देख लो कि मैच कितना टफ हो जाता है। पटिशनर पटिशनर का वकील तो एक होता है, उधर से जो आपकी मुखालफत होती है वो सरकारी वकील भी खड़े होते हैं, बिल्कुल। कंप्लेनेंट कंप्लेनेंट काउंसिल भी खड़े होते हैं, हम्म। और पुलिस वाला रिकॉर्ड लेकर भी खड़ा होता है, वो भी एक आधी नेगेटिव बात कर देते हैं, और जज साहब भी मुट्ठी बंद करके बैठे होते हैं कि रिलीफ नहीं देनी। तो हम्म। चार लोग जब ना करने बैठे हों और एक रिलीफ लेने आए तो फिर बड़ा अपहिल टास्क हो जाता है, बड़ी तैयारी से आना पड़ता है आपको और मेहनत बिल्कुल। से आना पड़ता है। तो 4-1 का मैंने आपको ये रेशो बता दिया कि बेल एप्लीकेशन। और आप उसामा मेरी बात से एग्री करेंगे, मैंने आज दिन तक जितनी वकालत देखी है, 80% क्रिमिनल केसेस अपना जोर बेल एप्लीकेशन पे छोड़ जाता है जोर। बिल्कुल सही बात। बे क्रिमिनल केस एग्रेसिवली परसू ही बेल एप्लीकेशन तक होता है, और उसके हम्म। बाद लोग समझते हैं, गलत समझते हम्म। हैं। 489F की मेरे पास 10 मसाले मौजूद हैं। लोग दिल छोड़ गए, मुद्दई दिल छोड़ गए कि जी पटिशनर की तो बेल हो गई 3 महीने के बाद। आप सजा करवाएं, आप चलान पे फोकस करें, आप एविडेंस पे फोकस करें, आप एविडेंस शुरू करवाएं। 4 गवाहों का केस है। सो ओनली a limited and a small number of criminal offenses हम्म। of the Pakistan Penal Code or of the special laws, they witness complete criminal trial. हम्म। बाकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सारी बेल एप्लीकेशन की हद तक आके कोलैप्स कर जाती। हम्म। बेल एप्लीकेशन से आगे लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। तो हम्म। फिर ये कहना दुरुस्त होगा कि सबसे एग्रेसिव और सबसे इंटरेस्ट लेने वाला राउंड है ही बेल एप्लीकेशन का। हम्म। और आप उसमें देख लें, वकील भी अच्छे किए जाते हैं, हम्म। प्रेशर भी होता है, और नींदें बिल्कुल। भी उड़ी होती हैं। पार्टियां सुबह 7:30 उठ के हाईकोर्ट भी पहुंची होती हैं। हम्म। ट्रायल में आए ना आए, अपील में आए ना आए, बेल एप्लीकेशन में कोई नहीं सोता। मैंने नहीं सोते देखा किसी को। हम्म। और मुंह भी लटकते हैं, और खुशियां भी होती हैं लोगों को जब रिलीफ मिलती है। तो बेल एप्लीकेशन लॉयर के लिए भी मेक और ब्रेक होती है। हम्म। आप आंखें बंद करके बेल एप्लीकेशन पकड़ते जाएं, और आप बेल एप्लीकेशन के अंदर लिखें ही कुछ हम्म। ना, आप मेहनत ही ना करें, हम्म। आप अपने केस को पढ़े ही ना, आप अपनी ड्राफ्टिंग ही ठीक ना करें, आर्ग्यू ही ना ठीक करें, तो फिर वो आपका नाम आगे कैसे चलेगा। आपने बेल एप्लीकेशन, तो आपको पहला अपॉर्चुनिटी और पहला चांस मिला कि हम्म। आपने यहां से, मैं क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हूं, मेरे करियर का आगाज बेल एप्लीकेशन से हुआ। हम्म। तो मैंने अपने करियर का आगाज में बेलें की थी शुरू में, वहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वहीं से आपको मौका मिलता है कि अब आप इसको लेकर। ठीक। अच्छा। तो आप एनी क्वेश्चन दैट यू मे हैव, जी सर। आप ये अच्छा सवाल सर, पूछे तो अगला मैं। मेरा सवाल इसी इसी से मिलता जुलता था कि कई बार हम सुनते हैं कि जी सजा सस्पेंड कर दी गई है, जैसे एक बड़ा सॉरी, आई थिंक यू आर ऑन म्यूट सर। सलमान साहब अभी हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बेल और किस किस कोर्ट में जाना होता है और किधर अप्लाई करनी होती है वो उन्होंने बताया। और ज़्यादातर लोगों को जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको ये नहीं पता होता कि जी कौन से कोर्ट में जाके अप्लाई करनी है आपने बेल। और तो ये सेकंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी मेजर एक्ट में आप जाएं, वहाँ पे सारी सजाएं सब कुछ दिया हुआ है। तो उधर से जाके आपको पता लग सकता है कि आया ये ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, या फिर किस कोर्ट में जाके आपने इसकी बेल एप्लीकेशन मूव करनी है। जी सलमान साहब, कैन यू हियर मी नाउ? आई कैन हियर यू सर, सॉरी फॉर द अच्छा इंटरप्शन। सर, मैं वो बात कर रहा था कि एक बड़ा ज्यादा हमने एक चीज का सुना है जिसे कहते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। ठीक। और ये सबसे ज्यादा लोगों ने, वकीलों को तो पता ही था, लेकिन आम आवाम ने इसके बारे में सुना था जब नवाज शरीफ के केस में और मरियम नवाज साहिबा के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया था। तो सर ये बताएं कि ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और बेल, आया ये सिमिलर होते हैं या इनमें कोई फर्क होता है? समा, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। हम्म। देखिए, एक 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 रिलीफ और रिलीज है हम्म। बिफोर कन्विक्शन, हम्म। और एक रिलीफ और रिलीज है आफ्टर कन्विक्शन। हम्म।
सो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वाला प्रिंसिपल तो निकल गया बीच में से, हम्म, या फर्दर इंक्वायरी वाला प्रिंसिपल तो निकल गया बीच में से। हम्म, पर हमारे पास अब एक कॉन्सेप्ट है कि अपील इज द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल। ठीक। सो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस आपके 426 में ये अप्लाई की जाती है, हम्म, और उसमें या मेरिट्स पर आते हैं या आप डिले पर आते हैं कि मुझे अपील मैंने फाइल कर दिया है, आई एम डिससेटिस्फाइड, disgruntled, disappointed with the judgment of the trial court, I am हम्म, challenging it, I have filed my appeal in the high court, there is no likelihood of the hearing in near future, हम्म, appeals will take a long time to decide, so हम्म, आप मेरिट्स पर मेरी सजा को मुअत्तल करें। और उसामा, जैसे बेल एप्लीकेशन जी। 497 या 498 में आप अपनी नजर एफआईआर से नहीं हटाते, वो हम्म, बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है, हम्म, तो जो 426 का जो केस होता है वो सिर्फ फैसले से आर्ग्यू किया जाता है। ठीक। उसमें द ओनली ओनली डॉक्यूमेंट विच इज अंडर स्क्रूटनी हम्म, एंड विच इज एग्जामिन्ड बाय द जजेस, बाय द हाई कोर्ट जजेस, be it a single judge or a divisional bench, वो हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के की फाइंडिंग्स को और हम्म, कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स में आपको पढ़ के कहती है कि बताएं इसके अंदर डिफेक्ट क्या है, हम्म, बताएं किस एविडेंस को उन्होंने करेक्टली अप्रिशिएट नहीं किया, और हम्म, वहां पर भी आपको टेंटेटिव असेसमेंट होती है। सो बड़ा फर्क है प्री अरेस्ट, पोस्ट अरेस्ट और उस बेल में। वो ठीक। सजा के बाद है, उधर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस नहीं देती, और स्ट्रॉन्ग और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अगर आप हम्म, जजमेंट में कुछ फ्लॉज और डिफेक्ट्स आप उसकी रीजनिंग में अगर आप पिन पॉइंट कर देते हैं तो हम्म, आपकी सजा, और अगर आपको सजा कम है, लंबी सजा नहीं है, मगर अब जैसे मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस इतने ज्यादा हैं कि हम्म, अब तो सजाए मौत का भी ये अब अमेंडमेंट आ गई है, और आप डेथ सेंटेंस को भी आप उसकी मुअत्तली के लिए, सस्पेंशन के लिए आप जमानत ले सकते हैं, और कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इक्का दुक्का केसेस होते हैं जिनमें ये हम्म, रिलीफ मिलती भी है। तो अच्छा। प्रिंसिपल से डिफरेंट है। और चूंकि हम्म, आपने कहा, मैं एक आपको केस लॉ भी दे दूंगा जिसपे हम्म, आपके व्यूअर्स बड़ा क्लियरली हम्म, जो 497, 498 और 426 की हम्म, पावर्स में क्या फर्क है, इस पर एक जजमेंट दे दूंगा, वो आप प्लीज अच्छा, ठीक। आपके व्यूअर्स वो जजमेंट देखें। ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, एक बात जो मेरे जहन में आ रही थी ऑन द बैक ऑफ माय माइंड, वो ये है कि ये बेल पूरे प्रोसीजर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन का कितना रोल होता है, और दूसरा ये साथ ही साथ कि अगर टॉर्चर का क्लेम किया हो कि अगर टॉर्चर हो रहा हो तो उसका कोई आपकी बेल एप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है? क्या चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं बेल लेने में अगर आप टॉर्चर प्रूफ कर सकें? देखिए उसामा, टॉर्चर वाली बात पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली ये अब टॉपिक किसी और तरफ चला जाएगा, और आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है कि हाँ कि तफ्तीशें सिर्फ जूते से या टॉर्चर से तो नहीं ना होती। हम्म, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली क्राइम को डिटेक्ट ही नहीं किया जाता, क्राइम को हम्म, इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया जाता, और आईओज जो हैं वो लेथार्जिक भी हैं, इनएफिशिएंट भी हैं, करप्ट भी हैं, हम्म, और उनको बात सूझती भी नहीं है। देखिए, हम्म, तफ्तीश तो वो करे ना जिसको बात सूझे। हम्म, तो अगर आपका जहनी सूझा हुआ हो तो आपको बात क्या सूझनी है। बिल्कुल तो सही बात है। यहाँ पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में इनके पास अनफॉर्चुनेटली एक वाहिद तरीका जो है वो टू एक्सट्रैक्ट और टू डिस्कवर एविडेंस इज थ्रू हम्म, टॉर्चर, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। हम्म, मगर जजेस, मैंने ये देखा है कि टॉर्चर वाली बात हम्म, सुन जरूर लेते हैं, इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं, वो हम्म, उस पर कोई ज्यादा कान धरे नहीं जाते। और अनटिल एंड अनलेस आपकी जो ब्रूजेस हैं या जो असॉल्ट है वो बहुत ही नोटिसेबल हो जाए और उस पर कोई मेडिकल बोर्ड भी बैठ जाए, तो तब हम्म, तक मैं समझता हूं कि नहीं, हम्म, बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जहां पर पुलिस टॉर्चर ने हमारी कोई मदद की हो हमें बेल लेने में। अब फैक्टर्स क्या हैं, हम्म, मैं अब आपका लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट तरफ लेकर जाता हूँ। जी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम्म, उसामा, मैं आपको अगर ये कहूं, एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, इप्सी डिक्सी। हम्म, इसका मतलब होता है ओपिनियन ऑफ द पुलिस। हम्म, अब जजेस क्या करते हैं, जजेस पुलिस की तफ्तीश को
सुनते हैं, अपना एक्सपीरियंसेस उस पर अप्लाई करते हैं, हम्म, दे स्मेल इट, दे हम्म, स्मेल द इन्वेस्टिगेशन, इफ दे स्मेल अ रैट हम्म, they discard it. If they don't smell a rat, they accept it. हम्म, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कब बाइंडिंग है कब नहीं, जजेस कहते हैं हम खुद फैसला करेंगे. ठीक. It is not binding on us. हम्म, We would examine and we would consider and take into account the quality of the investigation. जी. अगर तो उनको इन्वेस्टिगेशन ठीक लगे तो वो ऑर्डर में लिख देंगे कि ये तफ्तीश में बेगुनाह है. हम्म, और अगर उनको इन्वेस्टिगेशन से स्मेल आए तो वो इन्वेस्टिगेशन को डिस्कार्ड कर देते हैं और कहते हैं कि ये इप्सी डिक्सी है और अदरवाइज स्ट्रॉन्ग एविडेंस अवेलेबल है, मैं बेल डिसमिस करता हूँ. ठीक. मैं आपको जो आज आपके इस प्रोग्राम में यंग लॉयर्स को, क्योंकि 40 मिनट हो चुके हैं हमारी इस डिस्कशन को, जो बात उनको मैं बहुत जोर दूंगा जिस बात पर, हम्म, सबसे पहले कि बिफोर एक्सेप्टिंग एनी बेल ब्रीफ, पहले हम्म, आप ये कंसिडर करें कि क्या डू यू हैव अ गुड केस ऑफ बेल, हाउ हम्म, कॉन्फिडेंट आर यू, हाउ होपफुल आर यू कि ये बेल आप सिक्योर करेंगे. अगर तो एब्सोल्युटली क्लियर कट केस है तो आप जंप करें उस केस पर. हम्म, और अगर बॉर्डर लाइन केस है, गुड आर्ग्यूबल केस है, तो भी आप उसको पकड़ें और मेहनत करें. हम्म, मगर अगर आप समझते हैं कि इसमें बेल के चांसेस ही नहीं है अच्छा. और रादर रादर ये बेल फाइल करना और मूव करना आपके क्लाइंट के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो हम्म, प्लीज डोंट डू दैट. इससे आपको शायद कोई फाइनेंशियल रिलीफ तो मिल जाए, मगर इन द लॉन्गर रन आपको इसका बड़ा नुकसान होगा. बिल्कुल. हम्म, मैंने अपने करियर में बहुत ज्यादा केसेस रिफ्यूज किए, हम्म, बहुत ज्यादा. और मुझे करियर के आगाज में पैसों की भी जरूरत होती थी, मगर हम्म, मैंने पैसों के लिए कभी केसेस को एक्सेप्ट नहीं किया. दुरुस्त हम्म, कहते हैं कि ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है कि आपको पैसे चाहिए भी हों तो आप कहते हैं नहीं मैं नहीं लूंगा ये पैसे, हम्म, या इतने हम्म, नहीं लूंगा, या ये पैसे नहीं लूंगा. तो आपको ये टेम्पटेशंस रेजिस्ट करनी पड़ती हैं अपना नाम ऊपर ले जाने के लिए. हम्म, और उसके लिए आपको ऐसी बेल एप्लीकेशन से इज्तनाब करना पड़ता है जहां ना रिलीफ मिल रही हो ना गुड आर्ग्यूबल केस हो, और आप वो मुंह उठा के बेल फाइल कर दें और बाद में आप क्लाइंट को, तो उस बेल एप्लीकेशन जिसमें ना मेहनत हुई ना चांसेस थे ना आप कन्वे, आप ही जब कन्विंस्ड नहीं ना होते, हम्म, जब आप ही कन्विंस्ड ना हो तो उसामा मोज़े नहीं होते. मिरेकल्स बिल्कुल. किताबों में पढ़े हमने, हम्म, किताबों में पढ़े, या आज बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट का प्लेन बिल्कुल. क्रैश में सरवाइव करना इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल फॉर मी. हम्म, हम्म, मिरेकल्स डोंट टेक प्लेस इन रियल लाइफ. और हम्म, वकालत में मेरे साथ भी कभी मिरेकल्स नहीं हुए कोर्ट में. हाँ, कभी हम्म, कभी बहुत ओकेजनल कोई 1,000 में एक केस होता है कि मैं एक्सपेक्ट कुछ कर रहा था और हो कुछ जाता है. हम्म, अदरवाइज आपकी गट फीलिंग, आपकी सिक्स सेंस आपको बता रही होती है कि आपको ये रिलीफ मिलनी या नहीं नहीं मिलनी. मिली. सो हम्म, अपने क्लाइंट को सिंसियर एडवाइस दें. हम्म, एक दफा जब आपने फैसला कर लिया कि ये बेल मूव करनी है, हम्म, आप उससे मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन आप उससे मंगवाएं और सिक्योर करें. हम्म, मुझे उन बेल एप्लीकेशंस को देख के अफसोस होता है जिनके साथ सिर्फ एक कागज लगा होता है, एफआईआर, और उसकी भी बेटर कॉपी वकील साहब ने खुद नहीं की होती, वो बाहर से होती है. और हम्म, उसकी बेल एप्लीकेशन, उसामा ये बात मैं बहुत एम्फसिस से कहूंगा, वो बेल हम्म, एप्लीकेशन वकील साहब ने नहीं लिखी होती, वो स्टेनोग्राफर का बार स्टीरियो टाइप वो हम्म, प्रिंट होता है, और वो मुंशी ने वो प्रिंट आउट निकलवाया होता है, या किसी जूनियर ने टेम्पलेट पर फॉर्मा पड़ा होता है, उसको देखकर वो बेल निकाल लेते हैं. हम्म, और उसके अंदर कोई ग्राउंड नहीं लिखी होती. सो जैसा सवाल आता है ना वैसा ही जज साहब जवाब दे देते हैं, वो भी अपने फैसले में कुछ नहीं लिखते और वो हम्म, भी रिलीफ डिनाई कर देते हैं. हम्म, सो सबसे पहला काम विच अ यंग लॉयर, विच अ डेब्यूटेंट मस्ट डू, आप ये फैसला करें, सबसे पहले ये फैसला करें मेरी इंडेक्स क्या है, मेरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और मेरे अनेक्स्चर्स क्या है जो मैं हम्म, इस बेल एप्लीकेशन में लगा रहा हूं, और मेरा रूट क्या है, हम्म, और मैंने ये बेल अगर लेनी है तो कैसे लेनी है, मैं फ्रंट फुट पे खेल रहा हूं या हम्म, बैक फुट पे खेल रहा हूं. ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि फ्रंट फुट क्या है और बैक फुट क्या है. हम्म, और दोनों को कभी मिक्सअप नहीं करना, क्योंकि सारे, मैं समझता हूँ लॉयर्स क्रिकेट को समझते हैं अच्छी तरह. जब आप कंफ्यूज होंगे, कभी एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं एक कदम पीछे कर रहे हैं, एक जुमले में बोल रहे हैं सर मैं 70 साल का हूं, मुझे डायबिटीज है, और सर ये हम्म, फर्दर इंक्वायरी भी है, तो जज साहब कहेंगे कोई एक आवाज निकालो. हम्म, मेरिट्स पर बेल मांग रहे हो, हम्म,
मेरिट्स पर बेल मांग रहे हो या आपने कशकौल हाथ में पकड़ा हुआ है, आप जस्टिफिकेटरी बेल है या एक्सक्यूजेटरी बेल है, बेल आपका गेम प्लान क्या है, आप फर्दर इंक्वायरी मांग रहे हो या आप स्टेचुटरी ग्राउंड की बेल मांग रहे हो या जेंडर बेस मांग रहे हो या एज मांग रहे हो या मेडिकल मांग रहे हो। कहना मैं ये चाहता हूं, डू नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ, बी वेरी क्लियर कि बेल हेयरिंग एक 2020 हेयरिंग का एक मैच होता है और इस 2020 के मैच में जज साहब ने, ट्रायल कोर्ट को छोड़ दें, ट्रायल कोर्ट के जज साहब, मैजिस्ट्रेट साहब और सेशन के जज साहब जो है ना, वो देख आपकी तरफ रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं अपनी बातें में, और आपको लगता ही है कि मुझे पेशेंट हेयरिंग मिल रही है, सही और जज बात है। साहब माइंड अप्लाई, आपकी गलतफहमी होती है कि मुझे पेशेंट हेयरिंग मिल रही है, और जज साहब बहुत इंगेज्ड हैं और अपना माइंड अप्लाई कर रहे हैं टू दी फैक्ट्स। ऐसा बहुत कम होता है। तो जज साहब सिर्फ वो अवॉइड कर रहे होते हैं कि वकील साहब नाराज ना हो जाए मुझसे अगर मैं उनको रोक दूं या टोक दूं। तो हाई कोर्ट में तो ऐसा नहीं होता उसामा। आप हाई कोर्ट में जाएं, जज साहब के आगे फाइल आती है, और जब फाइल आती है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वो एक रात पहले वो फाइल पढ़ी जाती है। जज साहब आपका रोल पढ़ लेते हैं रात को ही, और वो सिर्फ ग्राउंड्स पर जाते हैं और देखते हैं ABC क्या लिखी है, और एक नजर में उनको पता लग जाता है कि वकील साहब ने ग्राउंड्स लिखी हैं या नहीं लिखी। तो अगर ग्राउंड्स ABC पढ़ के ना, वो रात को तकरीबन, मैं अब जरा केयरफुली अपने जुमले इस्तेमाल कर लूं, रात को तकरीबन अपना माइंड बना लेते हैं कि मैंने ये सुबह रिलीफ देनी है या नहीं देनी। और बाकी फिर आर्ट ऑफ एडवोकेसी और परसुएड और कन्विंस करना वकील का काम, मौके पर खेलना। मगर सर ये बेल हेयरिंग्स जो मौके पे होती हैं, जब आपको एक मौका दिया जा रहा है इन एडवांस कि रात को जहन बना लो, अपना लिखा हुआ पढ़ा के मेरा माइंड बना लो, जो जितनी बात करनी है वो रात को मैं पढ़ लूंगा। जब आप वो अपॉर्चुनिटी लेते ही नहीं हो, और आप अपना इंडेक्स ही नहीं लगाते, आप अपने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लगाते, आप अपनी ग्राउंड्स की वजूहात ही नहीं बनाते, और सुबह भी आपको नहीं सूझती मौके पर जब आप मैच में उतरते हैं, वो जज साहब नहीं सुनना चाह रहे या आपको 1-2 मिनट मिलते हैं। सो बेल हेयरिंग्स जो है वो बड़ा क्विक राउंड होता है, बड़ा रैपिड फायर राउंड होता है। वो ऐसी पेशेंट हेयरिंग नहीं होती जैसी आप मुझे दे रहे हैं कि सलमान साहब बोलते जाए मैं सुनता रहूंगा। वो पेन पकड़ा होता है, जी बताएं आपका ये ऑफेंस है, ये रोल है, FIR पढ़ लिए, व्हाट आर योर ग्राउंड्स। और उसामा ग्राउंड्स या 3 होती हैं या 5 होती हैं, इससे ऊपर तो होती ही नहीं है ग्राउंड्स। वो 3 जुमले होते हैं या 5 होते हैं, जो मेक और ब्रेक होती है, जो कन्विंस करना है या माइंड बनाना है, वो आप कर लेते हैं। और आपको ये 2 बातें मेरे जहन में अभी आई हैं आपके व्यूअर्स के लिए। पूरी दुनिया में बेल एप्लीकेशन कहीं पर भी, आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया, UK, रिटन बेल पिटिशंस कहीं नहीं होती। आप किसी भी वक्त, किसी भी, एक इंपॉर्टेंट गवाह आता है और कोई अहम बात कर जाता है मुलजिम के हक में, तो आप जज साहब को वर्बल ओरल सबमिशन करते हैं कि सर आई विश टू मेक सम सबमिशंस फॉर द ग्रांट ऑफ बेल टुवर्ड्स द एंड। कोई रिटर्न बेल एप्लीकेशन नहीं होती। जज आपकी बात जुबानी सुनता है और जुबानी यस नो कर देता है, क्योंकि अगर वो लिख कर देता है तो वो अपना माइंड शो कर देता है कि मैंने तो, अगर बेल नहीं देनी तो फिर रिलीज किसने करना है? ज्यूरी अगर नहीं बैठी हुई, जज साहब ने ही फैसला करना है। और आप जरा 497 सब सेक्शन 4 देखें CRPC का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर बेल अलाउ करनी है, अगर बेल अलाउ करनी है तो रीजंस लिख दो। अगर बेल डिसमिस करनी है या डिनाई करनी है तो मैं इससे ये इन्फर कर रहा हूं कि रीजंस नहीं देने। शायद यही आपकी जस्टिफिकेशन होती है कि आप कहते हैं जज साहब मैं बेल अपनी विड्रॉ कर लूं, वो इजाजत दे देते हैं विड्रॉ करने आप अपनी, ताकि कोई ऑब्जर्वेशंस ना आए जो ट्रायल कोर्ट का माइंड प्रेजुडिस करे। तो आपके उसामा, आपकी इंडेक्स और आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपने इस बेल पिटिशन के साथ क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जिन पे आपने इनसार करना है। और आप जब अपनी बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करें, आपने ग्राउंड शुरू करने से पहले कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन या ऑफ द केस या रिगार्डिंग द कंप्लेनेंट या अबाउट योर बैकग्राउंड,
if there is any important circumstance that you wish to bring to the notice of the judge, आप उसको mention करें. This is your brief. मैंने आज दिन तक कभी किसी वकील को इस बात पे डांट पड़ते नहीं देखी, आपने इतना ज्यादा क्यों लिख दिया, सही बात है, आपने इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट क्यों लगा दिए, या एक और बात करता हूं, आपने मुझे केस लॉ क्यों लिख कर दे दिया, आपने मुझे केस लॉ साथ में क्यों दे दिया, नीचे आपने अनेक्चर XYG आपने 3 प्रेसिडेंट लगा दिए क्यों. जजेस को अब सबसे बड़ा, आप अगर जजेस से इंटरैक्ट उसामा बहुत रेगुलरली करते हैं, आप उन्हें पूछें कि सर किस बात पे नाराज हैं, तो कहेंगे वकला अब असिस्टेंस नहीं दे रहे. बिल्कुल सही बात है, सब कुछ जजेस को खुद करना पड़ रहा है, लॉयर्स असिस्टेंस नहीं दे रहे. सो आप एक ऐसी जंग लड़ने जा रहे हो जो कि 2020 की जंग है, 4-5 बंदे आपके खिलाफ हैं, लिखकर आप कुछ देते नहीं हो, बेल एप्लीकेशन में आपने लिखना कुछ नहीं है, मेहनत होनी नहीं है, आर्ग्यू मौके पे जितना चांस जितनी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, केस लॉ भी नहीं ले जाना, और इसी से आपको आपकी अगली क्यों मिलती है कि आपने कुछ सवाल पूछना है तो पूछे, केस लॉ की तरफ देखना ही नहीं. सर केस लॉ से बड़ा बल्कि केस लॉ देना मेरी नज़र में, जैसे पहले भी हमारी बात हुई थी इन द लास्ट लेक्चर, कि फिर वकला हजरात और स्पेशली यंग लॉयर्स कहते हैं कि जी हमारी जजमेंट की रिपोर्ट नहीं होती, तो वो रिपोर्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने वो कोर्ट को कोई असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की होती और आपने साथ केस लॉ प्रॉपर नहीं दिया होता. तो आई थिंक इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे, अगर आप केस लॉ दें तो जजेस आर वेरी इंक्लाइंड कि वो ज्यादा से ज्यादा जजमेंट्स आपकी रिपोर्ट करें. वकालत में कोई मेरा एक उस्ताद नहीं है, मुझे जिसकी जो अच्छी चीज मिलती है मैं उठा लेता हूँ, और मैं प्रैक्टिस को एक सूट नहीं समझता, मैं उसको एक कॉम्बिनेशन समझता हूँ. ट्राउजर कोई है, शर्ट कोई है, कोट कोई और रुमाल कोई है, यू जस्ट हैव टू लुक गुड. मेरा कहने का मकसद ये है उसामा कि आपको लतीफ खोसा साहब की अच्छी कोई बात लगती है वो अपना लें, आजम तारड़ साहब की अच्छी बात लगती है वो अपना लें, आपको जाहिद बुखारी साहब की अच्छी बात लगती है आप वो अपना लें, ख्वाजा हारिस साहब की अच्छी बात लगती है वो अपना लें. सो आप जब आप कोर्ट्स में बैठे होते हो तो यही कुछ है जो आपके सामने है, ठीक है. आपको जहां से जो मैंने एक दफा केस आर्ग्यू करते सुना बाबर अवान साहब को, मैं अपना केस पढ़ा था, इतने यूनिक और वर्सटाइल तरीके से उन्होंने केस आर्ग्यू किया, मैंने कहा ऐसे तो मैंने कभी सुना ही नहीं. सो ही इमीडिएटली हैड माय अटेंशन कि, और मैंने उनका वो स्टाइल अपनाया, और जहां मुझे वो मौका मिलता है उसको मैं यूज कर लेता हूँ. तो बात ये है समा कि आप जब केस लॉ की तरफ आप जब देखते हैं तो आपको पहली बात तो ये कि जब आप उस जुर्म का केस लॉ ढूंढ रहे होते हैं, आधा काम तो आपका पाकिस्तान लॉ साइट ने आसान कर दिया, आपने कुछ चीजें डालनी है और आपको केस लॉ मिल जाएगा. जब केस लॉ मिल जाता है तो आपने सेम ऑफेंस और सिमिलर सर्कमस्टांसेस ढूंढने हैं जिसको आप कहते, और वो आपको मिलते हैं, और जब आपको मिलते हैं तो आप कहते हैं कि यहाँ पर, और ये मेरे साथ होता है कि एक दो आपको एडिशनल ग्राउंड्स मिल जाती हैं कि ये तो मैंने ली नहीं, ये भी बनती हैं. सो आप अपनी ड्राफ्टिंग में उन एडिशनल ग्राउंड्स का भी जिक्र करते हैं. मैंने आपको ये बात क्यों कही कि कॉम्बिनेशन पेन है, मुझे याद आ गई, मैं हाई कोर्ट जा रहा था, पुरानी बात है, जस्टिस जवाद हसन साहब मिल गए, हम आजकल बड़ी जबरदस्त जजमेंट्स वो पास कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर, वन ऑफ द मोस्ट लर्निंग जजेस यहाँ पे, मोस्ट लर्निंग जज, और वो लॉ को डेवलप कर रहे हैं. आई विश कि वो क्रिमिनल साइड भी सुनते होते तो हमारा भी बहुत फायदा होता. तो वो जवाद साहब ने कहा मुझे अपनी फाइल तो दिखाओ, जस्ट लाइक दैट. मैंने फाइल निकाली तो वो फाइल इतनी ऑर्गेनाइज्ड और इतनी इंप्रेसिव नहीं थी. उनका केस लॉ, मैं कहा सर लेकर गया हूँ केस लॉ, 3-4 दिखाए. उनका फिर तुम गिला करते हो कि केस लॉ रिपोर्ट नहीं होता तुम्हारा, तुम्हारे फैसले नहीं आते, अब मेरी बात सुन लो कि तुमने क्या करना है. अंग्रेजी का मुहावरा है कि यू जस्ट वांट टू हैव योर केक एंड ईट इट, ठीक है. सो जजेस आल्सो दे हैव सो मच वर्क एंड वी शुड गिव देम असिस्टेंस. मैंने उसामा अपना, जज साहब ने, जवाद हसन साहब ने मुझे जो गाइड किया, उन्होंने कहा कि तुम अपने हर केस में
सेपरेटली एक फाइल बना के, क्या कॉस्ट आ जाएगी? 500 रुपया, 600 रुपया, मैक्सिमम 1000 रुपया एक केस में। उसको आप वो पैसे खर्चें, दो दो फाइलें बनाएं, टैग करें अपने केस लॉ की, और जज ए और जज बी को आप दें और हाईलाइट करके दो, उनका काम आसान करो, मैं देखता हूं तुम्हारे फैसले कैसे नहीं रिपोर्ट होते। ये मैं पिछले दिनों चेक कर रहा था, मेरी अब 40 जजमेंट्स आ गई हैं, 40 जजमेंट्स रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी शुरू हो गई। और उसकी असल वजह सिर्फ ये है कि मैं ड्राफ्टिंग में भी उनका कुछ जिक्र करता हूं, मगर ड्राफ्टिंग से ज्यादा कोर्ट के अंदर उस प्रेसिडेंट को, बिकॉज देखें, समटाइम्स इट हैज परसुएसिव वैल्यू एंड समटाइम्स इट हैज एब्सोल्युटली बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द कोर्ट्स। सो आप अब जब कोर्ट में जाएं, केस लॉ को निग्लेक्ट और इग्नोर ना करें, उसको बजाय खुले आपने रखा हुआ है, आप उसकी छोटी या मोटी आप बाइंड करा के टैग करके आप कहें जज साहब, आपको ड्रॉ योर ग्रेशियस अटेंशन टू पेज 19 टू पैराग्राफ दिस। हेड नोट्स ना पढ़ें, मिसलीडिंग होते हैं, वो जजेस डांटते भी हैं इस बात पे, हेड नोट से ना पढ़ा करें। तो आप देखें कि आपको जिस दिन से आपने थोड़ा सा 1000 रुपए का बजट रख लिया, क्लाइंट से चाहे आप 5000 10,000 फाइलिंग लेते रहे, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है, वो लेने चाहिए, मगर 1000 रुपया फाइल के ऊपर भी अगर लगा दें तो उससे बड़े जबरदस्त उसका आपका फायदा बहुत ज्यादा होगा। प्लीज कोई सवाल पूछे आप। अच्छा सर, एक मतलब काफी टाइम हो गया और आपका भी हमने काफी टाइम ले लिया, बल्कि 2-2 दिन हमने आपका टाइम लिया, एक दिन नहीं लिया। तो इससे सर जाते जाते एक दो छोटे छोटे बस मेरे सवाल हैं। एक काफी ज्यादा नीचे हमारे कमेंट्स में आ रहा है कि वो लोगों को बता दे कि प्रोहिबिटरी क्लॉज क्या होता है और उसकी वो किधर पाया जाता है और वो क्या उसके मायने हैं। राइट, देखिए, जब आप ऑफेंसेस को देखते हैं तो ऑफेंसेस की दो किस्म की क्वालिफिकेशंस हमारे पास आती हैं, एक प्रोहिबिटरी नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज एंड द सेकंड वन इज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में जो बेल फॉल करती है, वो एज ऑफ राइट वो आप बेल नहीं डिमांड कर सकते, बिकॉज द सेंटेंस एंड द स्केल ऑफ पनिशमेंट इज ऑन द हायर साइड। डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 years, वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करती है। जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में बेल फॉल करती है, ऑफेंस फॉल करता है, वहां पर द ग्रांट ऑफ बेल इज अ रूल, refusal is an exception. So generally bail is granted because the offense does not fall in the prohibitory clause, यानी कि जजेस के ऊपर कोई प्रोहिबिशन नहीं है स्टैट्यूट की तरफ से, जुर्म की तरफ से और पनिशमेंट के हवाले से। सो इट इज द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस एंड द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। आप देख लें, जितना सीरियस जुर्म होगा आपको खुद ही पता लग जाएगा ये सीरियस ऑफेंस है, ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करना है, ये माइनर ट्रिवियल छोटा जुर्म है, स्मॉल ऑफेंस है, ये नॉन प्रोहिबिटरी में करेगा, एज ऑफ राइट बेल आपको ग्रांट हो जाएगी। सो प्रोहिबिटरी नॉन प्रोहिबिटरी पर भी आप जजमेंट्स देखें, तारिक बशीर जो केस है वो ये देखें, और गालिबन 4 सीआरपीसी का, इफ आई एम करेक्टली रिकॉलिंग, 4A देखें। सो वो बेलेबल नॉन बेलेबल, प्रोहिबिटरी नॉन प्रोहिबिटरी के ऊपर, और केस लॉ से आपको बड़ी रानुमाई मिलेगी। ठीक। और सर, कोई सवाल आपके पास? मेरे पास ये एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल था कि ज्यादातर हमारे वकला हजरात को भी और आम लोगों को भी ये नहीं पता होता कि पुलिस के पास भी पावर होती है बेल ग्रांट करने की, और हमें जरूरी नहीं कि कोर्ट जाना हो। तो जरा पुलिस पावर्स ऑफ बेल पे भी जरा थोड़ी सी बात हो जाए, उसका बता दें। और ये हमने देखा है कि बड़ी स्पेरिंगली ये यूज होती है, ज्यादातर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो बेल ग्रांट करते नहीं, और वो छोटे से छोटे जुर्म में भी कहते हैं जी आप कोर्ट जाएं। और इससे ना सिर्फ कोर्ट्स का वर्कलोड ज्यादा होता है, स्पेशली सेशंस और मजिस्ट्रेट का, और वो भी ज्यादा होता है, और दूसरा जो एक्यूज्ड होता है उसे भी अननेसेसरी ख्वारी होती है। तो इस पे आप पुलिस पावर्स पे बता दें कि पुलिस की क्या पावर्स होती हैं बेल ग्रांट करने की, और किन किन ऑफेंसेस में वो ग्रांट कर सकती है। पाकिस्तान में फॉल्स इम्प्लीकेशन इज ह्यूज। एक एफआईआर में सबसे बड़ा तो जो यहाँ का प्रॉब्लम है ना, जिसको दुरुस्त होने की जरूरत है, वो एफआईआर का निजाम है कि मुदई जो कह दे वो हरफे आखिर ट्रीट किया जाता है। और आप ये देख लें कि कंप्लेनेंट की एलिगेशंस पे, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट उसामा, कंप्लेनेंट की एलिगेशंस पे थाने की रेडिंग टीम और डाला निकल जाता है गिरफ्तारी लेने लोगों की, और वो गिरफ्तार करके ले आता है। दिस इज सो वेरी रॉन्ग। और इस पर 2 जजमेंट्स आज आप अपनी वेबसाइट पर
अपलोड करेंगे, जिसमें लेटेस्ट जजमेंट दोबारा मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने सुगरा बीबी में दी, जो ठीक। वो 2 FIR का जो रूल्स आया उसमें कि ये 2 FIR नहीं हो सकती, एक ही वकूए की। उन्होंने कहा ये जो इन इनवर्टेड कॉमा जो स्ट्रेट अवे अरेस्ट्स हैं, विदाउट अप्लाइंग माइंड, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट व्हाट इज द एलिगेशन, पुलिस निकलती है और जाके गिरफ्तार कर लाती है और लोगों की पगड़ियां उछालती है, ये प्रैक्टिस बंद करें। सो स्ट्रेट अवे अरेस्ट को बहुत कंडेम किया गया और डिस्करेज किया गया कि सिर्फ मुद्दई के या कंप्लेनेंट की बेयर और वॉल्ड एलिगेशन पे आप लोगों को डिस्ग्रेस और ह्यूमिलिएट और एम्बेरस ना करें। यू नो, एवरी अरेस्ट ब्रिंग्स विद इट ह्यूज एम्बेरसमेंट एंड शेम। तो वो उस पे बड़ी क्लियर कट जो है वो बात आई। और उसके बाद अब रहा सवाल, पुलिस अपना ये इख्तियार कहां तक इस्तेमाल करती है। आपने अक्सर क्रिमिनल केसेस में देखा होगा कि पुलिस ने जी गिरफ्तारी उल्तवा में रख दी। ये भी बात, ये प्रैक्टिस को कुछ लोग तो अप्रूव करते हैं, ज्यादातर इसको रिजेंट करते हैं कि ये दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस, कि बेल को आप कि गिरफ्तारी उल्तवा में ना रखें। एन इंडिविजुअल अगर उल्तवा में भी रखनी है तो प्रॉपर जो मैकेनिज्म है वो यही है कि इंडिविजुअल अपनी प्री अरेस्ट बेल लेकर आए, शामिल तफ्तीश हो, और उसके बाद जो एक प्रॉपर स्टेटमेंट होती है कोर्ट में जाके वो दे दी जाती है, या मुलजिम अपनी बेल विड्रॉ कर लेता है और पुलिस अपनी ऑब्जर्वेशन देती है कि हमें इसकी बेल मतलूब नहीं है। तो ये प्रैक्टिस सर बहुत ही छोटे और मामूली जराइम में, मेरे करियर में तो ऐसा नहीं होता कि किसी को जाके आप थाने से ले आए। ये तो कोई पतंग पकड़ा जाए, या कोई पिक पॉकेटिंग का कोई बहुत ही मामूली सा कोई जुर्म हो, या कोई स्पेशल कानून का कोई हो, तो उनके पास जिसमें वो देख लेते हैं कि जी ये इसने फॉर इंस्टेंस ये बाहर स्ट्रीट हॉकर था और कोई गलत चीज बेच रहा था, तो इस तरह के केसेस में वो रिलीज हो जाती है। जो प्रैक्टिस मैं और आप करते हैं हमारे करियर में वो चीज नहीं आती। किसी भी सीरियस ऑफेंस के लिए मैंने पुलिस बेल या उनको ये डिस्क्रेशन राइटली और रॉन्गली एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा सर। ठीक। सर जाते जाते जरा एक दो सवाल और भी आ रहे हैं मुझे मैसेजेस पे भी, कि प्री अरेस्ट बेल और एड इंटरिम बेल में क्या फर्क होता है, वो जरा हमारे व्यूअर्स के लिए बता दें कि दोनों में आर दे डिफरेंट? There's a lot of difference. Ad interim bail is the bail जो आपको फर्स्ट डे ग्रांट होती है, और वो ग्रांट होती है टू फैसिलिटेट यू एंड टू इन्फॉर्म द कंप्लेनेंट दैट देयर वुड बी अ हियरिंग। और इंटरवीनिंग टाइम पीरियड में आपको प्रोटेक्शन है, यू विल नॉट बी अरेस्टेड प्रोवाइडेड यू join the investigation and provided you submit the bail bond. So interim bail को मैं आसान जुबान में कह देता हूँ, वो कच्ची बेल है सर, वो नोटिस है। वो नोटिस है पुलिस को, वो नोटिस है कंप्लेनेंट को, और अपॉर्चुनिटी है आपको कि जाएं जाके तफ्तीश ज्वाइन कर लें और इस दौरान अपनी बेगुनाही साबित कर लें, आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। इस स्टेज को आप एड इंटरिम बेल कहते हैं। ठीक। और जो सेकंड स्टेज है वो कंफर्मेशन की स्टेज होती है, जहां पर तमाम पार्टीज आती हैं और प्री अरेस्ट आर्ग्यू होती है, और प्री अरेस्ट के प्रिंसिपल्स, अल्टीरियर मोटिव, मेला फिडे इंटेंशन या फर्दर इंक्वायरी पर भी आज एक केस लॉ देंगे कि ऊपर नीचे जजमेंट्स आ रही हैं कि हर केस में फर्दर इंक्वायरी होती है। तो कौन सी फर्दर इंक्वायरी है विच गेट्स यू द डिजायर्ड रिजल्ट एंड द डिजायर्ड रिलीफ, वो फर्दर इंक्वायरी, उस पर भी जजमेंट्स आज दूंगा, आप जरूर उसको देखिएगा। ठीक है। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल, कि वो जिस्मानी रिमांड और हमने देखा जुडिशियल रिमांड, इन दोनों में क्या फर्क है? ये बड़ा हम खबरों में सुनते रहते हैं जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया, जुडिशियल कर दिया। आपने कुछ 40 मिनट पहले एक सवाल पूछा था कि सर ये टॉर्चर क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना वो टॉर्चर से इसीलिए सर मैं जाते जाते मैं दोबारा पूछ लिया जाए ना। देखें, प्री अरेस्ट बेल की एक बहुत बड़ी हम ग्राउंड लेते हैं और बाज जजेस को वो बहुत जेन पे वो अपील भी कर जाती है। आप ये कहते हो कि सर इसे बरामद क्या करना है, what useful purpose would the arrest serve, what is to be recovered from the individual? So हर वो केस जहां पर पुलिस को आपका
आपकी बॉडी, आपका जिस्म रिक्वायर्ड है फॉर इन्वेस्टिगेशन, फॉर योर कॉपरेशन, फॉर योर स्पीकिंग, फॉर योर डिस्कवरी, फॉर योर डिस्क्लोजर, और फॉर लीडिंग टू इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, जो कि एडमिसिबल है आर्टिकल 40 ऑफ द कानून शहादत के अंदर। एनीथिंग विच यू लीड टू, वो दैट बिकम्स एडमिसिबल। सो आपका कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है आर्टिकल 38 में, वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन आ जाती है, वो कवर्ड है। सो आपका जो जिस्मानी रिमांड उस वक्त तक होता है जो पुलिस लेती है, आपके जिस्म को अपने पास थाने में रखती है कि हमें तफ्तीश के लिए इसकी जरूरत है, एंड वी नीड हिज कॉपरेशन। अब वो कॉपरेशन टॉर्चर में किस वक्त बदलती है, वो आई लीव इट टू यू, कि उसके ऊपर फिर किसी दिन बात कर लेंगे। और जब बात करने की जरूरत है, पूरा हमें घंटा एक और चाहिए उस पर बात करने के लिए। और उसको सर बड़ा बाकायदगी से मैजिस्ट्रेट साहब, हु इज द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ एवरी क्रिमिनल केस, ही मॉनिटर्स एंड सुपरवाइजेस इट। वो बताते हैं, वो रिव्यू करते हैं, 2 दिन का और देता हूँ टाइम, 3 दिन का और टाइम देता हूँ। और जब आप वहां पेश होते हैं तो उसामा, दैट इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि आप जज साहब को ये भी बताएं, सर मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, ये देखें, आप अपना निशान भी दिखा सकते हैं। दैट इज द परफेक्ट टाइम यू कैन मेक एन एप्लीकेशन कि सर इसका मेडिकल करवाया जाए, देखें, या अभी से कहें कि इसका अपनी कमीज उतार के दिखाए कि इसकी कमर पे क्या हुआ हुआ है। सो ये एक कांस्टेंट चेक है, इंटरवेंशन है, एक रोल है जुडिशरी का जो वो प्ले करती है, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करती है, गाइड करती है, कोच करती है, और उनकी तमाम जरूरियात जो है वो तफ्तीश में वो पूरी होती हैं। सो judicial remand is when the individual's body person is no more required, he is sent to jail. अच्छा सर, ये एक सवाल आया है हमारे सामने जो कि कह रहे हैं साद अवान, he is sent to jail. सर यहाँ पे एक सवाल आया है, जाते जाते मैं ये आपसे पूछ लूं। साद अवान साहब है, वो ये पूछ रहे हैं कि हेलो सलमान साहब, कैन यू हियर मी? अच्छा, सलमान साहब से अभी हमारा राब्ता जो है दोबारा से बहाल हो जाएगा। अभी तक जो उन्होंने सवालात के जवाबात दिए हैं वो बेसिकली उन्होंने फिजिकल और जुडिशियल रिमांड में फ़र्क बताया है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह आसान तरीकों में, उन्होंने आसान अल्फाज में बताया कि अपनी जजमेंट रिपोर्ट कराने का क्या तरीका है और ये क्या कुल्लिया है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट्स जो हैं वो रिपोर्टेड जजमेंट्स बने, क्योंकि इन द लॉन्गर रन आपके करियर को ये चीज़ बहुत फ़ायदा देगी। सर जाते जाते, कैन यू हियर मी नाउ सलमान साहब? जाते जाते सर आखिरी सवाल ये, हमें एक साद अवान साहब एडवोकेट हैं, उन्होंने हमसे पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि जब एटीए में रेमेडी अवेलेबल है अगर एंटी टेररिज्म एक्ट में 1977 में फॉर बेल, तो हम क्यों डायरेक्टली फाइल करते हैं रिट जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 199 में क्यों बेल मूव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट रेमेडी? देखिए, ऑल्टरनेट रेमेडी की बात, पहली बात तो ये कि जहां तक मुझे याद पड़ता है, when you look at the anti-terrorism laws, 21D is the relevant section. ये enabling है और ये आपने 497 के साथ हर सूरत लगानी है, और ये आप जब तक नहीं लगाएंगे आपको बेल ग्रांट नहीं होगी। सो जहां पर बेल स्टैट्यूट में प्रोवाइडेड ही नहीं है, जैसे नैब में नहीं है और नैब की कोर्ट के पास भी पावर्स नहीं है, तो आप डायरेक्टली 199 कॉन्स्टिट्यूशनल, जब कोई रेमेडी ना हो तो आप लिखते हैं ना एंड में, नो अदर ऑल्टरनेट एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल टू द पिटिशनर, तो वो नैब के केसेस परफेक्ट एग्जांपल हैं। अब दहशतगर्दी में तो 21D, आई एम करेक्टली रिकॉलिंग इट, दैट इज द प्रोविजन। सो आप उसको 497 के साथ मिला के आप बेल मूव करेंगे, आप 199 को उस वक्त करेंगे जब आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी या स्टैट्यूट में कोई आपके पास लीगल रेमेडी या प्रोविजन मौजूद ना हो। ठीक, थैंक यू सो मच सलमान साहब, मुझे लगता है हमने आपका काफी टाइम ले लिया है और बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने लॉ ऑफ बेल को कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया सब्जेक्ट पे, और ये दूसरी बार आप कर रहे हैं क्योंकि पहली बार कोई डिस्टॉर्शन इश्यूज थे, तो इस वजह से दूसरी बार हमने आपसे रिक्वेस्ट की, तो थैंक यू सो मच सर। और साथ ही साथ जो आप अपना वो तोहफा देते जा रहे हैं अपनी जजमेंट्स का, वो जो आपने वो खजाना रखा हुआ है, वो आपने शुरू में बताया कि आप उसमें से चंद जजमेंट्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अभी यहाँ पे लाइव डील कर रहा हूँ कि मैं आपकी पूरी वो डायरी लूंगा आपसे, ठीक है? सही, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा,
और अपने वैल्यूबल फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी की जानिब से और पूरी टीम की तरफ से ये हमने फैसला किया है कि इस तरह के लेक्चर्स को हम जारी रखेंगे और कोई ना कोई किसी डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ लॉ पे आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।